हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 12 के रसायन विज्ञान से है, जो 2023 वाले हैं उनके लिए विज्ञान का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रसायन विज्ञान 2012 का है। समय आपको दिया गया है, देखिए समय आपको दिया गया है 3.25 घंटे। निर्देश में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। तो बिना देरी के हुए आपको चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास कितने 6 विकल्प हैं। 6 विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं। तो 6 विकल्पों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला है, इस खंड में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो पहला है, शुद्ध जल की मोलरता होती है कितना। जी हाँ, आपने सही सुना, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है ये आपको बतानी है। तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो आपको बताना है कि कितने होती है। शुद्ध जल की मोलरता होती है कितना, ये आपका आंसर है 5.56 मोल लीटर। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल सही हो गया। दूसरा है आपका, अगला क्वेश्चन का खाद में देखिए 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन की ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। तो 200 तो 20, ये 200 ग्राम ग्लूकोज की है, तो ये आपको बता रहा है कि कितने ग्राम ग्लूकोज की मात्रा, विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम या फिर 40 ग्राम। तो ये आपका ऑप्शन सही है, तीसरा है 20 ग्राम। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, एक अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, ये है आपके ग खंड। देखिए क्या है आपका, एक अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान है 2.3 × 10⁻⁻7 मोल इन लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। तो अपक्रिया की कोट क्या होगी। तो अपक्रिया की कोट यहाँ क्या होगी, तो ये अपक्रिया की कोट होगी तृतीय कोट, यानी तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, क्षारक, क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है, आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है। तो आरएनए में कौन नहीं होता है, तो आरएनए में नहीं होता है कौन सा, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। ठीक है, और डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। ध्यान रखना है, अगर आपके पास आरएनए में पूछा जाता है तो आरएनए में, तो जब आरएनए की बात की जाए तो आरएनए में, यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना, जो आरएनए है, आरएनए में आपका थाइमिन जो है वो नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर जब कोई, जैसे ही मान लीजिए कहीं यूरेसिल की बात आ जाए, ये आपका या आ जाए डीएनए में, तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। तो इसमें आरएनए की बात है तो आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता, और उसमें डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कैनिजारो अपक्रिया प्रदर्शित करता है। तो कैनिजारो अपक्रिया प्रदर्शित करता है किसमें, बेंजल्डिहाइड में, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। और अंतिम में है आपका, अगला ऑप्शन है आपका इस तरह से, कार्बेल अमीन क्रिया करता है किससे। तो कार्बेल अमीन क्रिया करता है एनिलीन से, यानी CH3, ये मेथिलामीन से, यानी NH2 CH3 से, ये इससे क्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका विकल्पित वाला हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन और लघुत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका, देखिए, एल्कोहल एवं जल के विलयन में आणविक अन्योन क्रिया की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, एनसीईआरटी के द्वारा पूछा गया कि एल्कोहल एवं जल दोनों के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन आबंध अणुओं के मध्य उपस्थित अन्योन बलों में से एक होता है। जब एल्कोहल तथा जल परस्पर मिलाए जाते हैं तो एल्कोहल तथा जल के अणुओं के मध्य नए हाइड्रोजन आबंध बनते हैं, परंतु ये आबंध पूर्ण आबंधों की अपेक्षा दुर्बल होते हैं, जिसके कारण आकर्षण बलों के परिणाम क्रमशः घटने लगता है तथा विलेन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, जिसके कारण विलेन का वाष्प दाब बढ़ जाता है और क्वथनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बेंजोइक अम्ल
का मेथेनॉल में 0.15 मोल ब्लेंड बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना करना है। तो देखिए मोलरता आपको कितना दिया गया है 0.15 m, इसको लीटर में करेंगे तो 0 इतना हो जाएगा। तो ब्लेंड का आयतन किस में है, आयतन है 250 ml, तो इसको लीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25 लीटर हो जाएगा। अब इसके मोलर द्रव्यमान की गणना कर लेते हैं। देखिए इसमें अणुओं की संख्या आप निकाल लेंगे तो कितना आएगा 122। अब मोलरता बराबर द्रव्यमान बटे मोलर का द्रव्यमान गुणे 1 लीटर में सूत्र पर रख देंगे आप अपना सवाल और आपका आंसर आ जाएगा। बेंजोइक अम्ल की आवश्यक मात्रा कितनी आ जाएगी 4.575 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहचानिए यौगिकों में से निम्न में से कौन से जल में अत्यधिक विलीय, कौन आंशिक विलीय और कौन अविलीय हैं, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला फिनाल, देखिए फिनाल कैसा है, फिनाल आपका आंशिक विलीय है, आंशिक विलीय होता है। कारण क्या है, फिनाल में ध्रुवीय OH समूह तथा अध्रुवीय C2H5 समूह उपस्थित होते हैं। अगला है टॉलुइन, टॉलुइन अविलीय है, कारण टॉलुइन अध्रुवीय है जबकि जल ध्रुवीय होता है। फार्मिक अम्ल कैसा है, अत्यधिक विलीय है हाइड्रोजन आबंध के कारण। ठीक है, अगला है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल देखिए अत्यधिक विलीय होता है क्योंकि इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, अगला है क्लोरोफार्म, तो क्लोरोफार्म अविलीय है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। और पेंटेनॉल अल्प विलीय है परंतु लंबा हाइड्रोजन अंश अध्रुवीय होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको कारण सहित आपको बता दिया गया कौन विलीय है कौन अविलीय है। अगला क्वेश्चन आ गया कि 298 केल्विन पर 0.20 मोल पोटेशियम क्लोराइड ब्लेंड की चालकता 0.248 है, देखा है। इसकी मोलर चालकता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए इसकी मोलर चालकता आप रख देंगे सूत्र और ये आपका निकल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोड की अभिक्रिया N2O5 गिव्स आउट टू NO2 प्लस हाफ O2 में 210 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता आपकी इतनी दी गई है। तो इसमें वेग स्थिरांक की आपको गणना करनी है। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये सवाल है N2O5 गिव्स आउट टू NO2 हाफ O2, तो कप्पा इक्वल टू कितना दिया गया 2.303/60 log 1.24 इंटू 10⁻² अपान 0.20 इंटू 10⁻²। इसको हल करेंगे और ये आपका मान निकल आएगा। आपका जो मान है वो आएगा ये कप्पा इक्वल टू इतना 3.04 इंटू 10⁻10 मिनट्स। ठीक है, और अगला ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास आ गया है जो आपके स्क्रीन पर आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया निर्नष्ट समीकरण लिखिए और उसकी उपयोगिता भी दर्शाइए। तो देखिए निर्नष्ट समीकरण क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव और विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाला समीकरण निर्नष्ट समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड विभव और विलयन के सांद्रण के मध्य में संबंध को स्पष्ट करता है। और इसको किसने सिद्ध किया था, इसको तो वही जर्मनी के वैज्ञानिक अर्नेस्ट ने सिद्ध किया था। ठीक है, ये जर्मन भौतिक वैज्ञानिक निर्नष्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड M में विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव और विलयन में धातु आयनों के मध्य में सांद्रता का निम्नलिखित संबंध दिया था। ठीक है, ये संबंध है आपका E = N0 - 2.303 RT/NF
log 10 ये जो होता है ये मान दिया था किसने, नर्नेस ने। जहाँ इसमें R क्या है, R आपका गैस नेतांक, T क्या है परमताप है, F क्या फैराडे नेतांक है, और N प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है। और अब देखिए इसमें उपयोगिता आपको दिखाया गया है। उपयोगिता क्या है, विद्युत रासायनिक सेल की कमी क्षमता या वोल्टेज को खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, लिगेंड क्या है। लिगेंड क्या है, दो उदाहरण दीजिए। कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। ध्यान रखना है कि किसी भी परमाणु या आयन जिनमें केंद्रीय परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान देने की क्षमता होती है, ठीक है, तो उसे लिगेंड कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है कि लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड बहुत बड़ा डोनर होता है, दान देने वाला होता है, जो केंद्रीय परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दान देता है। ठीक है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान देता है। आवेश के आधार पर लिगेंड ऋणात्मक, उदासीन अणु और धनात्मक जिनके पास देने के लिए कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वही होता है। ठीक है, ये भिखारी नहीं होता भैया, ये दानी होता है। तो जितने भी दानी होते हैं, और दानी कैसे हो, दोनों हाथ से। ठीक है, जैसे दानी, दानी तो आप समझते हैं किसे कहते हैं, जो दान देता है उसे दानी कहते हैं। लेकिन जो दोनों हाथों से, दोनों हाथों का मतलब क्या है, यहाँ दिल खोल के दान देना। ठीक है, तो वही दोनों हाथ यानी इलेक्ट्रॉन युग्म, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा जो देता है उसे क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। अब ऋणात्मक लिगेंड देखिए क्या है, Cn माइनस NO2 है। उदासीन लिगेंड कौन है, जल है, अमोनिया है। था धनात्मक लिगेंड कौन है, NO2 प्लस NO प्लस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपक्रिया की कोट एवं आणविकता में क्या अंतर है। अपक्रिया की कोट एवं अपक्रिया की आणविकता में आपको अंतर देखिए। अपक्रिया की कोट किसी अपक्रिया के वेग दर समीकरण में व्यक्त अपकारकों की सांद्रता पदों में जो घातों का योग होता है उसे अपक्रिया का कोट कहते हैं। जैसे ये H2Cl2 शामिल का चिन्ह लगाया गया, टू HCl। ठीक है। अब यहाँ पर अंतर स्पष्ट किया गया है आपको के लिए, अपक्रिया की आणविकता और अपक्रिया की कोट कैसी है। यह एक सैद्धांतिक मानता है। अपक्रिया की रखा गया कि अपक्रिया की आणविकता और अपक्रिया की कोट में पहला क्या है, यह एक सैद्धांतिक मान है जिसके अपक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। ये क्या है, जो अपक्रिया की कोट ही है, कोट क्या है, कोट एक प्रायोगिक मान है। ठीक, तो ये सिद्धांत के अनुसार चलता है। और अपक्रिया की जो कोट है आणविकता तो सिद्धांतिक है, और अपक्रिया की कोट कैसी है, प्रायोगिक मान है, जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया गया है। अगला पॉइंट है कि अपक्रिया की आणविकता में दूसरा पॉइंट है कि इसका मान शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, और इसका मान शून्य हो सकता है। ठीक, अगला देखिए, फिर इसका मान सदैव 1, 2, 3 अथवा पूर्ण संख्या होती है, लेकिन इसका मान भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार का, पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक दोनों का हो सकता है। इसका फिर अगला पॉइंट है कि इसका मान सदैव धनात्मक होता है, और इसका मान दोनों प्रकार का होता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब इसके लिए आपके उदाहरण कौन कौन से हैं, ये CH3CH3 H2O से अपक्रिया कराएगा तो एसिटिक एसिड बनेगा CH3CH प्लस मिथनॉल, तो मेथिल एसीटेट, यहाँ पर जो मेथिल एसीटेट के अम्लीय माध्यम में जब जलाघटन की अपक्रिया में जल आधिक्य में है, अर्थात जल का सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस अपक्रिया में, इसमें अपक्रिया की कोट क्या है, 1 है। जबकि इस अपक्रिया में जल एवं एथिल एसीटेट के एक एक अणु भाग लेते हैं, अतः इसकी अपक्रिया की कोट कैसी है, 2 है। अगला क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड संकुचन क्या है, या कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि लेंथेनाइड का आकार La से La तक कम क्यों होता है। तो देखिए क्या है कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ La से La तक परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याएं में कमी आती है। यह लक्षण लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। ठीक है, संकुचन का अर्थ होता है कम होना, तो जब त्रिज्या में कम होती है तो उसे लेंथेनाइड। फिर देखिए यह संकुचन F इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है।
कम प्रभावी परीक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप नाभिक के आकर्षण बल अधिक रहता है तथा इन तत्वों के आकार में कमी आ जाती है। क्लियर। ये अगला क्वेश्चन है आपके पास कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्रथम कोट की अभिक्रिया का 50% 10 मिनट में समाप्त होता है, तो अभिक्रिया का 99% कितने समय भाग में समाप्त होगा। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1m यानी 1 मोल H2SO4 विलयन की तुल्यांकीय चालकता की गणना कीजिए यदि विशिष्ट चालकता 26 × 10⁻² ओम प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर हो। एस का अणुभार आपको दिया हुआ है कितना है 32 है। तो विशिष्ट चालकता कप्पा इक्वल टू कितना दिया गया आपको 26 × 10⁻²। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल की नॉर्मलता, तो नॉर्मलता n बराबर 1m H2SO4 की संयोगता यानी संख्या। तो एक आपको यम का मान दिया हुआ है 1 × 2 बराबर 2 कम 2। तुल्यांकीय चालकता बराबर ये देखिए आपका चालकता बराबर मान रख देंगे और आपका मान निकल आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए आपको दिया गया था कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, तो यहाँ पर तो ये हो गया। फिर कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में इतना आपका जो है उसका न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए ये है कप्पा इक्वल टू 0.693/T½ तो ये आप मान रख देंगे और ये मान आपका निकल आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो है जितने भी मतलब आपकी परीक्षाएं हुई हैं इनमें से कम 3 अभिक्रियाएँ जरूर पूछा गया है। तो ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया आपको याद रखना होगा। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, HBZ अभिक्रिया, क्लेमेंसन अभिक्रिया, विकार्बोक्सिलीकरण, एस्टरीकरण, सेमिट अभिक्रिया या क्रॉस एल्डोल संघनन। इनमें से बच्चों आपको 2 तो बिल्कुल पक्का आना है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 7 तो 8 अभिक्रियाएँ हैं, 8 अभिक्रियाओं को क्रमवार दे दिया है ताकि आपको बहुत से ज़्यादा मॉड्यूल की आवश्यकता ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक में ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अभिक्रिया रट जाए, इसलिए मैंने एक में ही सभी को रख दिया है। देखिए ये आपका एल्डोल संघनन। पहले आप देखें एल्डोल संघनन क्या है। वह एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तनु क्षार अथवा तनु अम्लों की उपस्थिति में संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोल देते हैं, उन्हें यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एसिटल्डिहाइड ये इससे अभिक्रिया करता है तो ये बनता है बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये आपका एल्डोल संघनन हो गया। कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता सांद्र NOH तथा KOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा लवण तथा अल्कोहल देते हैं, यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। जैसे फार्मेल्डिहाइड को जब सोडालाइम यानी NOH से अभिक्रिया किया तो सोडियम फार्मेट का निर्माण होता है। अगला है HBZ यानी हैल बोलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया क्या है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल ये कार्बोक्सिलिक अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया करके अल्फा हाइलो प्रतिस्थापन कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, इसे HBZ अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये CH3COOH के साथ में जब अभिक्रिया करते हैं तो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है क्लेमेंसन अभिक्रिया। क्लेमेंसन अभिक्रिया किसे कहते हैं,
जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम तथा सांद HCl के साथ में अपकृत करते हैं तो वो अपने संगत हाइड्रोजन में अपचयित हो जाता है। इस अपक्रिया को क्लेमेशन अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है विकार्बोक्सिलीकरण किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका विकार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिल समूह से ये कह रहा है कार्बोक्सिल समूह से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। ठीक है, मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं उनमें से CO2 निकल जाए तो CO2 का निकलना क्या कहलाएगा, विकार्बोक्सिलीकरण कहलाएगा, जिसके लिए प्रयुक्त अभिकर्मक सोडा लाइम जो COS समूह को CO2 से निष्कासित कर देता है। ये देखिए, और अगला है आपका एस्टरीकरण। क्या है, एस्टरीकरण। ये देखिए स्टरीकरण क्या है। एस्टरीकरण में क्या होता है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को अल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl गैस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब एस्टर और जल प्राप्त होता है। यह अपक्रिया कहलाती है, यानी एस्टर का बनना क्या कहलाता है, एस्टरीकरण कहलाता है। जब एस्टिक एसिड को आप अपक्रिया कराते हैं तो ये आपका एस्टिक एसिड और क्या बनता है, जल बनता है। इस क्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेमीट अपक्रिया क्या है। सेमीट अपक्रिया देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ये हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन देता है। तो प्राथमिक एमीन देने की क्रिया को क्या कहते हैं, सेमीट अपक्रिया कहते हैं। ये एसिटिक एसिड को जब N3H यानी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में जब क्रिया करते हैं तो क्या देता है, मिथिल अमीन देता है। और अगला है एल्डोल संघनन। क्या, क्रॉस एल्डोल संघनन। जब दो भिन्न कार्बोनिल यौगिक का क्षार की उपस्थिति में संघनन कराते हैं तो यह क्रिया क्रॉस या मिश्रित एल्डोल संघनन कहलाती है। जैसे ये आपका उदाहरण है। अगला महत्वपूर्ण देखिए अपक्रिया और बहुत है। ब्रटेज अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग डॉर्जन हुंडसीकरण अपक्रिया और हाइलोफॉर्म अपक्रिया। ठीक है, ये अपक्रिया आपको बताया जा रहा है। तो अपक्रिया आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रटेज अपक्रिया किसे कहते हैं, ब्रटेज फिटिंग अपक्रिया किसे कहते हैं, फिटिंग अपक्रिया, डॉर्जन हुंडसीकरण, हाइड्रोजन। देखिए एक करके देखते हैं। ब्रटेज फिटिंग अपक्रिया किसे कहते हैं, जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ, देखिए एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ इथरीय विलयन से क्रिया कराई जाती है तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है, ब्रटेज अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ में क्रिया कराया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि एल्केन प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को ब्रटेज अपक्रिया कहते हैं। जैसे मिथिल क्लोराइड सोडियम के साथ में आपका एथिल बनता है। एथिल क्लोराइड सोडियम के साथ अपक्रिया करता है तो नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। इस अपक्रिया में एथिल क्लोराइड व मिथिल क्लोराइड का मिश्रण प्रयुक्त करें तो प्रोपेन बनता है। क्लियर। ये इस अपक्रिया में मिथिल क्लोराइड और सोडियम की क्रिया द्वारा एथेन तथा एथिल ब्रोमाइड और सोडियम की क्रिया द्वारा ब्यूटेन विषय उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अब फिटिंग अपक्रिया देखिए किसे कहते हैं, ब्रटिश फिटिंग अपक्रिया। किसी हेलो एरेन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के इथरीय विलयन के साथ कराने पर हेलो एरेन का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा उच्च एरेन का निर्माण होता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है, ब्रटिश फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। ये देखिए फिटिंग अपक्रिया भी इसी में देखिए क्या होता है। तीसरा कि जब दो एरिल हैलाइड सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो डाई एरिल आपस में फिट हो जाते हैं, डाई एरिल बनते हैं। इस अपक्रिया को फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। डॉर्जन अपक्रिया किसे कहते हैं, अल्कोहल को पिरिडीन और सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। यह अपक्रिया डॉर्जन अपक्रिया कहलाती है। सामान्यतः यह शाखित प्राथमिक अल्कोहल को हैलाइड में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये देखिए अगला है होस्ट-डीकर अपक्रिया किसे कहते हैं, बसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर
एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसे कहते हैं हुंसडी अपक्रिया। हैलोफॉर्म अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसमें मिथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक कास्टिक क्षारों की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया करके हैलोफॉर्म यौगिक बनाते हैं, हैलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, इनमें क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म रंगहीन होते हैं, जबकि हैलोफॉर्म पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोज के दो गुणधर्म का समीकरण लिखिए। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित होने को कैसे सिद्ध करते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बोनिल की उपस्थिति निम्न प्रकार से करते हैं, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड के संयोग। ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में योगात्मक यौगिक ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है। दूसरा है हाइड्रॉक्सिल समूह हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया। ग्लूकोज हाइड्रॉक्सिल एमीन्स के साथ में जब क्रिया करता है तो ग्लूकोज ऑक्सिम बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पार्किंसन और बेंजोइन संघनन क्या है? तो पार्किंसन देखिए, इस अपक्रिया द्वारा सिनेमिक अम्ल का निर्माण होता है। ये देखिए आपको बनाया दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, बेंजोइक संघनन या दो एल्डिहाइड के बीच के युग्मन अपक्रिया है जिसमें अल्फा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनाता है। ये उप सहसंयोजन यौगिकों में वर्नर सिद्धांत की अपक्रियाएं लिखिए और उसके आईपीएसी नाम भी आपको दिखाने हैं। ठीक है, ये देखिए, तो वर्नर सिद्धांत के मुख्य अवधारणाएं क्या हैं? देखिए, इसमें उप सहसंयोजन यौगिकों में धातुएं दो प्रकार की संयुक्ताएं प्रदर्शित करती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीयक में क्या बताया गया कि प्राथमिक संयुक्ताएं समान रूप से आयनीय होते हैं तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। द्वितीयक संयुक्ताएं क्या होती हैं? या अनायनीय होती हैं तथा ये उदासीन अणुओं द्वारा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। द्वितीयक संयुक्ताएं अनायनीय होती हैं और उदासीन अणुओं द्वारा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। द्वितीयक संयुक्ताएं उप सहसंयोजक संख्या के बराबर होती है। अगला बताया गया, ये देखिए, धातु से द्वितीयक संयुक्ता से आबंधित आयन समूह विभिन्न उप सहसंयोजक संख्या के अनुरूप द्वितीयक स्थान के विशिष्ट रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ये और उसका देखिए, ये इसमें आपको दिया गया था, इसमें आईपीएसी नाम, तो इसका आईपीएसी नाम आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए, ये पोटेशियम हेक्सा नाइट्रोकोबाल्टेट है और दूसरा है टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। ठीक है, दोनों के नाम दिए गए हैं। देखिए, अब इसके आईपीएसी नाम आपको देखने हैं। सभी के आपको आईपीएसी नाम दिखा दिए गए हैं। इन आईपीएसी नामों को आपको क्रमबद्ध रूप से याद करना होगा। ठीक है, PTNS3 का होल 6 फॉर्म में दिखा गया हेक्सा एमीन प्लेटिनम। ये देखिए इसका देखिए आईपीएसी नाम दिखाया गया है, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट है। दूसरे का नाम है इसमें पेंटाएमीन एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है। टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट है। पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट है। वर्नर सिद्धांत के अनुसार देखिए। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण धातुओं के कारण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, कारण बताइए। यह संक्रमण धातु किसे कहते हैं? तो ये देखिए, आपके संक्रमण तत्वों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण प्रचक्रण कोणीय संवेग तथा कक्षीय कोणीय संवेग से आबंधित होता है। संक्रमण धातुओं में अनुचुंबकत्व का यही कारण है। ठीक है, ये देखिए, फिर आपको बताया जाता है नियान के उपयोग बताइए। नियान का उपयोग कोहरे को भेदने वाले लैंप बनाने में किया जाता है। जब कोहरा गिरता है तो उसमें दिखाई नहीं देता। नियान ट्यूब विज्ञापन चिन्हों के रूप में सजावट करने में प्रयोग किया जाता है। आर्गन के उपयोग देखिए क्या है। विद्युत बल्बों को भरने में प्रयुक्त होता है।
आर्गन का उपयोग उच्च ताप धातु कर्मीय प्रक्रमों को निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है। क्रिप्टॉन का उपयोग क्रिप्टॉन और जीनान गैसें आर्गन के साथ बल्बों को भरने में किया जाता है। ठीक है, ये आपके है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कीजिए, इसके उपयोग एवं रासायनिक परीक्षण दीजिए। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट बृहद बहुलक अणु हैं, रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन तथा वह पदार्थ जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, वह शर्करा जो पुनः लघु अणुओं में जल अपघटित नहीं होती हैं, मोनोसैकेराइड्स कहलाती हैं। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये आपके क्या है, माइनोज, ये सब आपके मोनोसैकेराइड्स हैं। ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं, ये जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड्स के 2 से कितने अणु देते हैं, 2 से 10 अणु देते हैं। ठीक है, ये डाइसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। और अब आ गया पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, वह सैकेराइड जो जल अपघटित होने पर मोनोसैकेराइड अणुओं की बड़ी संख्या देते हैं, यानी 10 से अधिक संख्या देते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है आदि। स्टार्च की पहचान देखिए क्या है, आयोडीन के पोटेशियम आयोडीन के बने जलीय विलयन के साथ बैंगनी रंग उत्पन्न करता है। उपयोग देखिए क्या है इसका, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनके मंद दहन से उत्पन्न ऊर्जा हमारे शरीर में कार्य करने के लिए प्रयुक्त होती है। दूसरा है, कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग भोज्य पदार्थों में मिठास उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ग्लूकोज का उपयोग एथेनॉल, औषधि के निर्माण में, फलों के परीक्षण में अपचाय के रूप में किया जाता है। फ्रक्टोज का उपयोग चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है। मधुमेह रोगियों हेतु शर्करा के रूप में औषधियों के निर्माण में भी होता है। सुक्रोज पदार्थों का प्रयोग मधुरक तथा शीतलक के पदार्थों के रूप में किया जाता है। स्टार्च का प्रयोग आहार के रूप में सूती कपड़ा उद्योग में किया जाता है। सेलुलोज का प्रयोग किस में किया जाता है, सेलुलोज का प्रयोग कपड़ा उद्योग, गन पाउडर, विस्फोटक पदार्थ, पेंट बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगशाला में एथिलेमिन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो एथिलेमिन देखिए, एमीन को हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में प्रोपेनोमाइड को ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्लेंड के साथ गर्म करने पर एथिलेमिन बनती है। विधि क्या है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में प्रोपेनोमाइड को ब्रोमीन की सामान्य मात्रा लेकर के मिश्रण को बर्फ से ठंडे जल में रखते हैं। इसमें पृथककारी कीप की सहायता से सांद्र KOH को मिलाकर के जल ऊष्मक पर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप ब्लेंड का रंग उड़ जाता है। ब्लेंड को पुनः धीरे धीरे उबालने पर एथिलेमिन की वाष्पग्राही में रखे तन HCl को अवशोषित कर लेती है, जिससे एथिलेमिन का निर्माण होता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको बनाया गया है, बना करके दिखाया गया है। ये आपको प्रयोगशाला विधि अगर पूछी जाएगी तो प्रयोगशाला में आपको बनाना पड़ेगा। एथिलेमिन की अपक्रिया एसिड क्लोराइड के साथ में अपक्रिया, नाइट्रसम के साथ में अपक्रिया, ये आपको बतानी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन के द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं। ये प्रोटीन देखिए, प्रोटीन की संरचना की आकृति का अध्ययन 4 विभिन्न परतों में स्तरों में किया जाता है। प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। तो प्राथमिक में देखिए क्या होती है कि किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड्स में एमिनो अम्ल को जोड़ने तथा एक विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। ये संरचनाएं दो प्रकार की होती हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट की संरचना। ये देखिए, अल्फा और बीटा प्लेटेड शीट, ये दोनों संरचनाएं आपको दिखाई गई हैं। तीसरा कौन से होते हैं, प्रोटीन की तृतीय संरचना। प्रोटीन की द्वितीय संरचना में और अधिक
बलन के फलस्वरूप तृतीयक संरचना प्राप्त होती है। ये दो प्रकार की होती हैं, रेशेदार और गोलिकाकार। चतुर्थ कैसे होती है? प्रोटीन के चतुर्थ संरचना कुछ प्रोटीनों की चतुर्थ संरचना भी होती है, जिनमें दो या दो से अधिक एकल प्रोटीन परस्पर मिलकर के एक पुंज का निर्माण करती हैं। प्रोटीन में अस्थायित्व प्रदान करने वाला देखिए ये है भी है, कौन कौन से कारक है? आयनिक आबंध या लवण आबंध है, हाइड्रोजन आबंध है, हाइड्रोफोबिक आबंध है और डाई सल्फाइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म बनाने की विधि। क्लोरोफार्म कैसे बनाया जाता है? तो बनाने की विधि देखिए, क्लोरोफार्म देखिए कैसे बनाया गया है आपका। एथिल अल्कोहल या एसीटोन पर ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया द्वारा प्रयोगशाला में औद्योगिक स्तर पर क्लोरोफार्म एथिल अल्कोहल या एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर यानी व्यंजक चूर्ण के साथ में गर्म करके बनाया जाता है। देखिए कैसे बनाया गया। एथिल अल्कोहल के ब्लीचिंग पाउडर से अपक्रिया। एथिल अल्कोहल के ब्लीचिंग पाउडर से अपक्रिया बहुत ही जटिल होती है। ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीकारक, क्लोरीनीकरण और जल अपघटन तीनों का कार्य करती है। तो पहला देखिए, एथिल अल्कोहल को जब एसिटल्डिहाइड के साथ में अपक्रिया करते हैं तो ऑक्सीकरण होता है और एथिल अल्कोहल का एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकरण होता है। फिर एसिटल्डिहाइड ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड यानी क्लोरो में क्लोरीनीकरण हो जाता है और फिर तीसरे में ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया होती है, तो जिसके द्वारा क्लोरोफार्म और कैल्शियम फार्मेट का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका CHCl3 का निर्माण होता है, क्लोरोफार्म आपका बन जाता है। ठीक है, और एसीटोन से भी आपका, तो ये तो एथिल अल्कोहल से बना है और एसीटोन से भी बन जाता है। जब एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ में प्रयोग करते हैं तो ट्राइक्लोरो एसीटोन देता है यानी क्लोरल देता है। फिर ट्राइक्लोरो एसीटोन को जब फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे चूने से प्रयोग करते हैं तब आपका क्या बनता है? क्लोरोफार्म का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए कैसे बनाया गया है, आपको दिखाया गया है चित्र के द्वारा। एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ में गर्म करने पर क्लोरोफार्म बनता है। इस विधि में प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म में प्रयुक्त उपकरण आपके प्रदर्शित किए गए हैं। लगभग 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर में थोड़ा करके लगभग 500 मिलीलीटर तक जल मिला करके क्रीम जैसा गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं। इस पेस्ट को जल संघनित्र से जुड़े गोलपेंदी के एक फ्लास्क लेते हैं। लगभग 25 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल को 50 मिलीलीटर जल द्वारा तन करके ब्लेंड को धीरे धीरे फ्लास्क में डालते हैं और फ्लास्क को सावधानी से जल ऊष्मक पर गर्म करते हैं। गर्म करने पर तीव्र प्रक्रिया होती है। क्लोरोफार्म और जल का मिश्रण आश्वित होता है। क्लोरोफार्म एक भारी तेल जैसे द्रव के रूप में जल की परत के नीचे ग्राही में एकत्रित हो जाता है। क्लोरोफार्म की परत को एक पृथककारी फलन की सहायता से जल से पृथक करके पहले जल से फिर सल्फ्यूरिक अम्ल से धोते हैं और फिर पुनः आश्वित करके क्लोरोफार्म प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये क्लोरोफार्म के गुण देख लीजिए। क्लोरोफार्म रंगहीन भारी द्रव है। इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। ये देखिए, और रासायनिक गुण भी आपको दिखाया गया है। क्लोरोफार्म जब वायु से अपक्रिया करता है तो कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। अब चयन अपक्रिया में ये मेथेन बनाता है। ये सिल्वर चूर्ण के साथ में अपक्रिया करता है तो ये एसिटिलीन बनाता है। नाइट्रिक अम्ल के साथ में जब अपक्रिया करता है तो क्लोरोपिक्रीन बनाता है। ठीक है, देखिए एसीटोन के साथ में अपक्रिया, देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफार्म एसीटोन से अपक्रिया करके क्लोरीटोन का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे एसीटोन का सूत्र CH3COCH3, ये आपका एसीटोन है। ये आपका एसीटोन है
और जब एसीटोन किससे क्रिया करता है? क्लोरोफार्म से, तो क्या बनता है? क्लोरीटोन का निर्माण होता है। ये आपका बन गया क्लोरीटोन, ठीक है। तो ये एसीटोन की अपक्रिया से क्लोरीटोन का निर्माण होता है। तो ये इसकी हो गई, ये उसकी क्या हो गई? रासायनिक अपक्रिया हो गई, ठीक है। तो इस तरह से रासायनिक अपक्रिया ये हो गई, और ये इसी प्रकार से ये पेपर भी आपका सॉल्व हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा रहा होगा, और मेहनत करिए और आप आगे बढ़िए। इसी के साथ हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।